हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। आज की वीडियो में हम जीडीसी से संबंधित 8वां टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होगा। देखिए, तो यहां पर कह रहा है साइन 15 डिग्री है ना, बराबर दिया हुआ है। साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, मतलब इतना बराबर जब है तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, साइन 15 डिग्री को हम सोचेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो 45 माइनस 30 मतलब 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो ए के जगह पर 45 और बी के जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब 45 माइनस 30 तो 15 डिग्री हो जाएगा, और बराबर साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, फिर इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। सॉल्यूशन करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 तो हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। √3 माइनस 1/2√2 जो है आपको ऑप्शन डी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। 2 में है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, माध्यिका एडी तथा बीई एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि एडी तथा बीई के लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो एबी की लंबाई क्या है। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है और इसका नाम दिया है एबीसी, और इसका केंद्रक, तो केंद्रक मतलब यहां से जो माध्यिका निकलेगा और ये जो माध्यिका होगा है ना, जहां पर कटेगा उसी को हम केंद्रक बोलते हैं, जिसको जी बोलते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में जी लिखा है नाम उसका, सेंट्रॉइड। माध्यिका एडी तथा बीई, एडी ये एडी है और ये बीई है। तो कह रहा है कि एडी की लंबाई 9 और बीई की लंबाई 12। एडी बराबर 9 सेंटीमीटर है और बीई का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखेंगे तो माध्यिका एक गुण जानते हैं है ना, कि 2:1 में बढ़ती है, मतलब बड़ा हिस्सा 2 हो जाएगा और छोटा हिस्सा 1 हो जाएगा, तो 2 ये 1। उसी प्रकार से इधर बड़ा हिस्सा 2 और इधर छोटा हिस्सा 1। तो ये पूरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। एडी की बात करें तो पूरा 9 सेंटीमीटर मतलब 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू 9 है। 3 की वैल्यू 9 दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 है ना। 1 की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू 6, मतलब ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, आगे का इसी प्रकार देखेंगे। बीई के लिए 2:1 है, मतलब 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूना 8। ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि एक दूसरे को समकोण पर काटते, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पूछ रहा है AB की लंबाई क्या है, तो ये जो AB है इस AB की लंबाई के बारे में हमें यहाँ से और यहाँ, तो हमारा ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो ये 8 है और ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ट्रिपलेट से 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 जानते हैं, अगर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो भी हमारा ट्रिपलेट होगा। तो 6 और ये 8 और ये 10, तो 6 8 मालूम है तो 10 हमारा ये कर्ण हो जाएगा जो कि AB की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 में है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी
संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो अभी अधिक कर दीजिए। तो 3/14 है, करना था 3/14, लेकिन उसने कर दिया क्या, 3/4। 3/4 तो 150, दोनों में अंतर कितना है, 150 का है, तो अंतर निकाल लेंगे। तो 3/4 माइनस 3/14 बराबर कितना, 150 का अंतर है। या कहें इसकी वैल्यू कितनी है, तो 150 के बराबर है। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अंतर का ही तो अंतर की बात करेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 माइनस 1/14 और इसकी वैल्यू 150, तो इतना की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। इसका एलसीएम ले लेंगे, 28, 4 7 28, 14 दूनी 28, इसकी वैल्यू होगी 50। 7 में से 2 गया 5, 5 रहेंगे 50, 30 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 280 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। जितनी देर ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितनी मीटर से हराएगा। ये दौड़ से क्वेश्चन संबंधित है। तो कह रहा है ए और बी, ए दौड़ता है 22.5 मीटर जितना देर में, उतनी ही देर में दौड़ता है 25 मीटर, मतलब दोनों के लिए समय बराबर है। और दौड़ जो है टोटल कितने में है, 1000 मीटर में है। टोटल 1 किलोमीटर के मतलब 1000 मीटर में लिखेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 चल जाएगा, रेशियो बना लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 25 नाम 225 और 25 100, ठीक है। तो ये 25 रहें के 250, 10। अब 1000 किलोमीटर ये हरा रहा है इसको, तो ये इसका मतलब है कि यह पूरा 1000 किलोमीटर दौड़ेगा, तभी नहीं इसको हराएगा। तो 1000 लाने के लिए इधर 100 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे। इधर हो गया 900 और इधर हो गया 1000। तो ये कितने मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। एक मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 और 30 पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर मापी जाती है। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक मीनार है और 2 वस्तुएं, मान लीजिए एक यहाँ पर वस्तु है और एक यहाँ पर वस्तु है। तो दोनों का जो कोण है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। और इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये पूरा और ये रहा और ये पूरा ये रहा, तो दोनों के बीच की दूरी ये वाला है और ये दिया हुआ है 400√3 मीटर, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा, हाइट, वो पूछ रहा है। तो देखिए रेशो से चलेंगे कि ये 60 है, तो 60 में क्या होता है, ये √3 होता है रेशियो में और ये 1 होता है। ये पूरा 30 डिग्री यहां से यहां तक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 और ये हो जाएगा 1। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपको बिल्कुल 60, 30, 45 सभी के कंडीशन हम आपको समझा दिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 1 है और यहाँ √3 है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम 1 बनाएंगे या तो √3 बनाएंगे। गुणा भाग कर सकते हैं हम रेशियो में। तो अगर इसको 1 बनाते हैं तो इसको √3 से भाग देना पड़ेगा, तो इसका वाला पार्ट इधर है तो इधर भी √3 से भाग देना पड़ेगा। अगर इसमें √3 से गुणा करते हैं, क्योंकि हाइट तो दोनों सेम होनी चाहिए और उसके लिए हम गुणा भाग करके निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 है तो √3 लाने के √3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो इधर भी हमें √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो कोई भी एक कंडीशन लेके चलिए, हम 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो √3 से इधर भागा दे देंगे, तो इधर भी हम √3 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन के लिए हाइट हो गया सेम 1। अब बताइए पूरा √3 है और इतना 1/√3, तो ये कितना होगा, तो पूरा में इतना माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यही तो वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो √3 माइनस 1/√3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, मतलब 2/√3। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 400√3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 400√3। तो इसको काट लेंगे, सॉरी 2 से काट लेंगे, तो 200 दूनी 400, तो 1/√3 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की कितनी होगी, तो इधर भी हम गुणा कर लेंगे, तो √3 से गुणा हो जाएगा, तो 200√3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर। √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 3 गुने 200 करेंगे तो 600 मीटर। तो यही 1 यूनिट जो आया हमें 600 यूनिट के बराबर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 रुपया और 4 वर्ष में 7504 रुपया हो जाती है। धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज की
दर क्रमशः कितनी है। देखिए 1 वर्ष और यहाँ पर कह रहा है दूसरा 4 वर्ष, तो 1 वर्ष में हो जाता है 6076 रुपया और 4 वर्ष में हो जाता है 7504 रुपया। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कि ये 3 वर्ष अंतर कितना हो गया, 3 वर्ष, और इसका अंतर निकाल लेंगे तो 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 4 और 7 में से 6 गया 1, मतलब ये जो हमारा निकला क्या निकला एसआई, लेकिन कितने साल का, 3 साल का। तो हम अगर एक, क्योंकि साधारण ब्याज में जो है ब्याज प्रति वर्ष बराबर होता है, तो 3 साल का ब्याज इतना है, तो अगर 1 साल का ब्याज निकाल लें, ये 3 साल का एसआई है, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 छक 18, 476 ब्याज आया। तो अगर हम मूलधन निकालेंगे तो निषेधन में हम इसको घटा लेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल जो है मूलधन कितना हो जाएगा, 60,776 माइनस 476 मतलब 0 हो जाएगा, और इधर 60 में से 4 जाएगा 56, तो 5600 रुपया हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। 5600 जो है ऑप्शन 2 जगह है, 5600 और 9%, तो हमें रेट निकालना है, तो रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए ब्याज कितना था 476, मूलधन कितना आया 5600 और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 00, और इसको काटेंगे 14 चौक 56, 14 तिया 42 और 14 चौक 56, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 17/2 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 8.5%, तो उसका मूलधन 5600 और उसका रेट 8.5%, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। 3 कहानी है ए बी सी, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 33.1/3%, 33.1/3% के मतलब 1/3, तो ये हमारा जो 3 हो गया, क्या हो गया, कुल पूंजी हो गया, ये कुल पूंजी, और ये ए लगाया, तो ए लगाया 1 पूंजी, बाकी जो पूंजी बच गया 2, तो कह रहा है शेष पूंजी का 25% बी लगाता है, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब कितना लगाया, ये आधा ही लगाया, तो शेष पूंजी सी लगाता है, तो 1 लगाया और ये आधा लगाया, तो आगे कितना बच जाएगा, है ना, आगे बच जाएगा, टोटल पूंजी हमारा 3 है, तो इसने 1 लगा दिया और इसमें 1.5 लग गया, मतलब और लगेगा 1.5, है ना, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2:1:3, तो मतलब 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो टोटल पूंजी इसमें कह रहा था 1,62,000, 1,62,000, तो 6 की वैल्यू जो है 1,62,000 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सते 42, मतलब 1 की वैल्यू आ गया 27,000, 27,000। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए के हिस्सा क्या है, तो ए के हिस्सा यहाँ क्या है 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 दूना 54,000, 27 दूना 54,000, आपको ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1 का मान क्या होगा। यहाँ पुटिंग वैल्यू करेंगे कि अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा और 0 बाई समथिंग 0, कॉस 0 1 और फिर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 0, और यहाँ पर कॉस 0 बाई लिखेंगे, यहाँ पर कॉसिक 0, है ना, तो ये वाला तो फिर आएगा ही नहीं आपको, तो ऐसे में क्या हो जाएगा 90 डिग्री अगर पुट करते हैं तो साइन 91 कॉस 90 0, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा और 1 बाई 1 तो 1, इसी प्रकार से cos 90 0, 1 माइनस 0 1, sin 91, और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए cot स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos y 90 cos y sin लिखेंगे तो cos 90 0 थी तो पूरा 0 हो गया और 0 प्लस 1 बराबर 1, तो मतलब 2/1 बराबर हमारा आंसर क्या हो गया
2। आपको राइट आंसर है करेक्ट डी। ए एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिनों में करते हैं, तो उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी, ए 30 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। एलसीएम 60 आ गया, 30 दूना 60 और 20 दिया 60। कह रहा है दोनों मिलकर के 6 दिन में करता है, तो 3 और 2 5, तो 6 दिन में काम करेगा, टोटल 30 काम। तो टोटल 30 काम में शेष काम कितना आ जाएगा 30, और ए छोड़ दिया तो बी करेगा 3, तो 3 दहे के 30, मतलब 10 दिन में बी करेगा। ए छोड़ दिया तो बी शेष काम को करेगा 10 दिन में। 10 नंबर क्वेश्चन, मनीष ने अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद एक मोबाइल फोन खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य के 35% के लाभ पर 8100 रुपया में बेच दिया, तो उस मोबाइल फोन का अंकित मूल्य क्या था। देखिए, अंकित मूल्य मान लीजिए कि अगर 100 रुपया है, तो कितना में खरीदा है, तो अंकित मूल्य के 50% पर खरीदा है, मतलब 50 रुपया उसका सीपी होगा। उसके बाद कह रहा है कि अपने क्रय मूल्य के 35% के लाभ पर बेच देता है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 50 का 135%। ठीक है, 50 का 135%। अब यहाँ पर इसमें इसी में अगर हम परसेंट लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि गुणा में है, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो 135/2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो है एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8100 के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है 8100 के बराबर है, तो इसको काटेंगे 27 बचे 135, 27 दिया है ना, तो इसको काट लेंगे 5 6 30, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, मतलब 120। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि एमपी अगर हम निकालते हैं क्वेश्चन में है अंकित मूल्य, तो एमपी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 पर 3 शून्य, मतलब 12,000, मतलब उस मोबाइल का अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस था वो 12,000 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो पैदल तय की गई दूरी कितना है। टोटल दूरी 35 किलोमीटर है, टोटल दूरी 35 किलोमीटर, और इसको टाइम लगता है 5 घंटा, तो टोटल चाल निकाल लेते हैं, तो 5 सत्ते 35, मतलब टोटल चाल जो है हमारा, मतलब औसत चाल 7 आया, और पैदल है और फिर साइकिल है, पैदल और साइकिल है। आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिगेशन बहुत बढ़िया रहेगा। तो टोटल यहाँ 7 हो गया, पैदल से यहाँ कितना है, पैदल से आपको 4 किलोमीटर पैदल है चाल से, और 9 की चाल से साइकिल है, तो एलिगेशन लगा देंगे, तो 9 में से 7 जाएगा 2, और 7 में से 4 गया 3। तो आपको पूछ रहा है कि पैदल की दूरी कितना है, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो ये जो हमारा रेशियो निकला, किसका निकला, समय का रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 किलोमीटर, और अगर इसको निकालेंगे तो 9 तिया 27 किलोमीटर, मतलब कि अगर पूछता साइकिल का तो 27 किलोमीटर, और हमें पूछ रहा है पैदल का, तो हमारा 8 किलोमीटर, टोटल 35 किलोमीटर, 27 + 8 35 किलोमीटर, और टोटल घंटा 5 था, तो यहाँ टोटल आवर कितना है 5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। मोहन अपनी घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपने गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। देखिए, इसको तो फॉर्मूले से भी आप बनाते हैं, S1 × S2 बाई S2 - S1 और इंटू टाइम इंटरवल, है ना, लेकिन इसको अगर रेशियो से बनाएं, क्योंकि फार्मूले तो सब लोग को याद नहीं रह सकता, लेकिन रेशियो एक ऐसा मेथड है जो बिना फार्मूले के भी बनाने के लिए सीख सकते हैं। तो कह रहा है इसमें 40 के स्पीड से चलता है, तो कह रहा है 25 मिनट देरी से पहुंचता है ना, 25 मिनट देरी से, मतलब इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 10 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है, मतलब अब चाल कितना हो जाएगा 50, 40 से 50, तब भी कह रहा है कि 10 मिनट देरी ही हो जाता है, मतलब 10 मिनट फिर भी देरी ही हो जाता है। तो ये हमारा चाल है, हम समय का रेशियो निकाल लेते हैं। समय का रेशियो एलसीएम कितना आ जाएगा 200, तो ये जो एलसीएम आता है ये दूरी हो गया, चाल से जो हम रेशियो निकालते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, वो हमारा दूरी होता है। तो कितना 40 × 25 200 और 50 × 200, तो टोटल समय देखिए दोनों जो है देरी, मालूम है
जब दोनों अलग अलग चीजें होते हैं तो उसका अंतर हम जोड़ के बताते हैं, लेकिन जब दोनों चीजें समान होती है तो उसका अंतर हम घटा करके बताते हैं। तो यहाँ अंतर कितना है, एक, मतलब एक की अंतर जो है कितना, 25 में से 10 जाएगा तो 15, 15 मिनट के मतलब कितना हो गया, 1/4 घंटा, है ना, 1/4, 1 घंटा का चौथाई भाग 15 मिनट होगा। तो दूरी निकालना है 200, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 200 कर दीजिए तो 50 है 200, मतलब कितना दूरी, 50 किलोमीटर, है ना। कितना आसान से है। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले से भी बनेगा S1 इंटू S2 बाई H2 माइनस H1 और इंटू टाइम इंटरवल बटे में 60, क्योंकि मिनट में रहेगा तो आपको भाग तो देना ही पड़ेगा 60 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस पर भी अगर आप बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं रेफर करूंगा रेशियो वाली मेथड से, क्योंकि अगर आप फार्मूला भूल भी गए तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा बात, लेकिन रेशियो से अगर बनाने के लिए सीखे तो कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोट की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल, बोट की चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेता। तो 30 मिनट के मतलब आधा घंटा। तो इसमें कह रहा है कि एक विपरीत की कहानी है और एक धारा के साथ की कहानी। तो धारा के साथ और ये धारा के विपरीत। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने में लिए गए समय से अधिक समय लेता है। मतलब कि ये 3 समय ले रहा है तो ये 2 समय लेगा, क्योंकि 1/2 30 मिनट के मतलब 1/2, तो ज्यादा करेंगे तो 2 इधर एक जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हमारा ये समय का रेशियो है, तो 4 का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है। अब इसमें विपरीत और ये हो गया हमारा धारा के साथ और ये धारा के विपरीत। तो यहाँ एक प्लस हो गया और एक माइनस। तो हमेशा जानते हैं कि नाव की चाल ज्यादा होगा तभी तो धारा के विपरीत चलेगा, है ना। तो अगर नाव की चाल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ से भी हम नाव की चाल निकालते हैं। तो नाव की चाल जोड़ करके आधा करेंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस रहता है तो उसकी बड़ी वैल्यू जोड़ करके आधा और छोटी वैल्यू घटा करके आधा। तो बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाव की चाल 3 2 5 और 5 के आधा कितना हो जाएगा, 5/2। लेकिन अगर यही धारा की चाल निकालेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 1 का आधा 1/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5/2 की वैल्यू दी हुई कितना 20, तो ये 5 चौक 20, 1/2 और 1/2 के मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये 1/2 तो आ गया है और 1/2 क्या है, धारा की चाल, मतलब धारा की चाल कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। रेशियो मेथड से बनाए आपको बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन क्रमशः 10, 7 और 9% भाग दान करता है, ए बी और सी दान करता है 10%, 7% और 9%। आगे कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, ये मासिक वेतन ए और बी का बराबर है। फिर आगे कह रहा है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपया है, ए और बी के बीच के दान का अंतर कितना है, 900 रुपया है। ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है, मतलब कि सी की तुलना में ए प्लस बी और सी का अंतर दिया हुआ है 600 रुपया, 600 रुपया, मतलब सी से 600 रुपया ज्यादा दान करता है, ये दान करता है। यहां देखिए कि 3 की वैल्यू दिया हुआ है, 3 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं कि टोटल उसके पास कितना है 100 है, मतलब ए और बी के टोटल वेतन मान लेते हैं कितने के बराबर है, 100 के बराबर हमने वेतन मान लिया है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 900, क्योंकि अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 300, तो ये 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000, 100 की वैल्यू होगी 30,000। या रहने दीजिए 1 की वैल्यू 300 है, तब टोटल यहाँ ए प्लस बी निकालना है,
ठीक है, a प्लस बी निकालना है तो 10 और 7 17, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a प्लस बी यहीं पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 10 और 17, a की वैल्यू 300 आया तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 5100 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी c का वैल्यू कितने आ जाएगा, तो 5100 में ये 600 माइनस हो जाएगा, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 5100 में 600 माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल जाएगा 00 और 11 में से 6 हो गया 5, 4500, तो c की वैल्यू निकल गया हमारा 4500। ठीक है, अब यहाँ दान कर रहा था कितना, 9%, 9% मतलब जो c की वैल्यू है 9% के बराबर है ना, 9% के बराबर है कौन सा, 4500, तो 9 पचे 45, 1% बराबर 500, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 100 मतलब 50,000, मतलब कि सी का वेतन कितना था, 50,000। वैसे देखिए तो इसका हमको कोई जरूरत नहीं था, है ना, हमें डायरेक्ट यही से आंसर निकल रहा था, क्योंकि अगर ए और बी के बारे में वेतन पूछता तो हम बता देंगे 30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है दो संख्या 5 पर पावर 16 और 5 पर पावर 25, 5 पर पावर 16 और 5 पर पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, तो कहता है शेषफल R1 और R2 प्राप्त करता है, मतलब इससे शेषफल R1 होता है और इससे शेषफल R2 होता है। तब कहता है कि R1 प्लस R2 बाई R2 का मान क्या होगा। देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, वो चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम a पर पावर n को हम भागा दे रहे हैं a प्लस 1 से, है ना, a पर पावर n को अगर हम भाग दे रहे हैं a प्लस 1 से, मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं उससे बेस से एक ज्यादा से हम भाग दे रहे हैं, और पावर अगर विषम संख्या है, अगर सम संख्या है तो उसका शेषफल 1 होता है, उसका शेषफल हमेशा 1 होगा। उसी प्रकार से a पर पावर n को भाग देंगे a प्लस 1 से, और n जो होगा विषम संख्या होगा, वो विषम संख्या होगा, तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसका बेस ही हो जाता है, मतलब बेस कितना है 6, तो इसका शेषफल कितना हो गया, इसका बेस कितना है 5, मतलब इसका शेषफल 5 रह जाएगा। अब यहाँ R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 5/5 मतलब 6/5, 6/5 आपको राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। दो संख्या का योगफल दिया हुआ है 11, अब 11 को हम कैसे तोड़ दें, और फिर कह रहा है उसके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कह रहा है कि कितना है 65 है। 11 को अगर हम तोड़ते हैं 7 और 4 में, तो 7 के स्क्वायर 49 और 4 के स्क्वायर 16, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 65 के बराबर आ जाता है, मतलब दोनों संख्या 7 और 4 होगा। अब इसके घन का योग निकालना है, तो 7 का घन 343 और 4 का घन 64 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 6 4 10 और 3 1 4, मतलब 407 हमारा सही आंसर है। 17 नंबर, 17 किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई है। देखिए 3 4 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन भी अच्छा से समझाया है। 3 4 5 जो है एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, 3 4 और ये 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल 72 दिया हुआ है, तो यहाँ क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 4 3 12 का आधा 6, मतलब 6 की वैल्यू दिया हुआ है 72 के बराबर, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 12 हो जाएगा। अब भुजा निकालने के लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 4 3 12, 4 के वर्गमूल 2, मतलब 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 की वैल्यू 4 दूना 8√3, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6√3, और ये 5 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10√3। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है, पूर्व त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, है ना। तो टोटल कितना है 5 4 9 सॉरी 3 4 3 7 और 5 12, तो 1 की वैल्यू 2√3 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूना 24√3, मतलब 24√3। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो भी यही आएगा 24√3,
है ना। देखिए 8 3 11, 8 6 14 और 14 10 24 रूट 3। अब ये जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो एक भुजा निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे, मतलब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज को जो भुजा हो जाएगा 8 रूट 3 हो जाएगा। तब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 8 रूट 3 इंटू 8 रूट 3। 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और एक रूट बच जाएगा, मतलब 48 रूट 3 जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है। अंतःकोण जो है, अंतःकोण मतलब इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल है ना का अंतर दिया हुआ है 132 डिग्री, और हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ जो है 180 के बराबर होता है। मतलब जोड़ जो है एक्सटर्नल और इंटरनल का कितना होगा 180। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें एक्सटर्नल एंगल तो हमें ज्यादा बेहतर होगा भुजा की संख्या निकालने के लिए। इंटरनल से भी बनेगा लेकिन एक्सटर्नल से जल्दी बन जाएगा। तो एक्सटर्नल मतलब छोटा वाला है, और छोटा वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो घटा करके आधा, तो 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4 और बटा 2 करेंगे तो मतलब 24 डिग्री। 24 डिग्री हमारा एक्सटर्नल एंगल आया। तो भुजा की संख्या निकालने के लिए 360 में 24 से भाग देंगे तो 24 एकम 24, 24 25 120, मतलब टोटल 15 भुजा होगा। टोटल कितना होगा 15 भुजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई, ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी डी और ई मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। बी ए सी ये कितना हो गया 40 डिग्री, और कह रहा है कि ए बी सी बराबर 65 डिग्री। ए बी सी ये 65 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सीईडी का मान कितना होगा। सीईडी ये वाला एंगल का मान कितना होगा। बहुत आसान है, देखो ये 65 डिग्री, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। और हम जानते हैं ये 65 डिग्री हो गया। तो एक थ्योरम है समदूरस्थ का, है ना, कि किसी भी त्रिभुज के बाह्यकोण जो है उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर। तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये त्रिभुज है, ऐसा बनाओ, ऐसा त्रिभुज है और ऐसा करेंगे तो ये वाला क्या हो गया बहिष्कोण। तो इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर हो जाता है। तो 65 और 40 कितना हो गया 105 डिग्री। दूसरी तरीका से अगर आप करोगे 65 और 40 है तो तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर। ये तो डायरेक्ट हो गया। अगर आप आओ थोड़ा सा आगे सोचते हो तो 65 और 40 कितना हो गया 105, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि तीनों भुजा का योग होता है 180, तीनों कोण का योग होता है 180। तो 75 हो गया। तो फिर हम जानते हैं एक रेखा पर बना कोण 180, तो जब इतना 75 है तो ये कितना होगा 105 डिग्री। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में 22 समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जो कि 22 समकोण है एक्स वाई जेड। तो इसमें कह रहा है कि एक्स वाई बराबर 2√6। एक्स वाई बराबर कितना है 2√6, और कह रहा है एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको एक चीज ध्यान देंगे कि अगर हम माइनस वाला चीज निकाल लें तो प्लस वाला चीजें आसान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखें तो क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। और हमें प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो प्लस वाला बचा दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं यही कह रहा था कि अगर माइनस वाला वैल्यू निकल गया तो प्लस वाला वैल्यू उसको हम रेसिप्रोकल करके बता देंगे। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई है, अगर मैं एक्स वाई में सबसे भाग दे दूं
ठीक है। एक्स वाई में सबसे भाग दे दूं तो इधर लिख देता हूं एक्स वाई और इधर लिख देता हूं एक्स वाई और इधर लिख देते हैं भी एक्स वाई। अब यहाँ देखिए एक्स जेड वाई एक्स वाई, ये एंगल हमारा एक्स है क्योंकि क्वेश्चन में एंगल एक्स है। तो एक्स जेड किधर है, एक्स जेड और एक्स वाई। तो कर्ण और आधार का संबंध किसमें होता है, सेक में होता है, सेक एक्स। यहाँ एक्स एंगल है तो एक्स लिखेंगे। फिर है बाई जेड और एक्स वाई, तो बाई जेड लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, टैन में होता है। तो ये टैन एक्स बराबर 2 बटा और एक्स वाई पर यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ तो हम वैल्यू लिख देंगे क्या, 2√6। तो 2 से 2 खत्म हो गया, 1 वाई √6। अब बताओ x माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स जो है इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो 1/1/√6 आएगा। तो ऊपर जाकर के हो जाएगा √6। मतलब डायरेक्ट आंसर जो है उतना सोचने की चीज नहीं। अगर प्लस वाला पूछेगा तो यहीं से रेसिप्रोकल करके बना देना। अगर प्लस में क्वेश्चन दिया रहता और माइनस पूछता तो प्लस वैल्यू निकाल के उसका हम रेसिप्रोकल सीधा निकाल देंगे। मतलब कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा √6, वरना आप यहाँ फॉर्मूले में लगा दो तो भी आ जाएगा √6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना है। 14 + 6√5 का वर्गमूल कितना है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर √5 है मतलब हमको 5 लाना है, किसी तरह से 5 लाना है। तो 14 को हमको एक दिमाग लग गया कि 9 + 5 लिख सकते हैं और 6 को तोड़ सकते हैं, 2 × 3 और गुना ये √5 हो जाएगा। अब आगे सोचते हैं कि इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, +2 × 3 × √5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बन गया, a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो 3 + √5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, और जब वर्गमूल के अंदर टर्म रहता है और उसका पावर स्क्वायर रहता है तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। मतलब इसको अगर लिखोगे 3 + √5 पर स्क्वायर पावर और इस पर भी पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर और हाफ से हाफ खत्म, मतलब 3 + √5 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 7 पर पावर 65 गुने 7 पर पावर 65 गुना 6 पर पावर 41 गुना 3 पर पावर 57 का इकाई अंक क्या है। तो देखो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग दो पावर में, तो 16 × 64, तो शेषफल जो बच जाएगा वो पावर लगा दो, तो 7 पर पावर 1, ये हो जाएगा 4 × 2 = 40, तो 6 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 14 × 6 = 56, तो 1 हो गया। अब यहाँ 7 या 21 और 1 गुना 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 या 21 है ना, 21 में फिर 1 इकाई अंक, तो 1 गुना 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इकाई अंक। तो आसान सा क्वेश्चन है P3। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए और बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो कह रहा है तो यात्रा की कुल दूरी कितना है। ए और बी है तो कह रहा है ए 40 के स्पीड से और बी 50 के स्पीड से, तो लसा कितना हो जाएगा 200, 40 × 5 = 200 और 50 × 200। अब इसमें ये हमारा टाइम का रेशियो निकल गया और ये हमारा स्पीड दिया हुआ था, डिस्टेंस हमारा 200 हो गया। अब आगे क्वेश्चन है कि यदि पूरी यात्रा में ए जो है बी से 15 मिनट अधिक लेता है, ए से बी 15 मिनट अधिक लेने का मतलब है कि उसका अंतर दिया हुआ है, तो 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा है ना। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू 1/4 घंटा है, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/4 × 200 मतलब 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर क्या है, उसकी दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपया ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपया वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी। देखो कितना रेट दिया हुआ है, 5%। 5% रेट दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 1/20, मतलब हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो ऋण लिया है 6,000 रुपया, तो 20 की वैल्यू कितना है, 6,000 है, तो 20 × 60, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 6300। ठीक है,
अच्छा नहीं, क्वेश्चन में है 3 वर्ष के लिए 6,000 ऋण लिया और उसने 2 वर्ष में 21 रुपया वापस किया। अब ये तो निकल गया पहले वर्ष का 6300 रुपया, ठीक है। अब आगे जो है 21 रुपया इसमें वापस करता है, तो फिर हम 21 रुपया क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो 0 0 3 में से गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 42 रुपया। अब 42 रुपया की भी वही कहानी होगा, तो 4200 जो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो 20 के बराबर 4200 मतलब हो जाएगा 21 दूना 42। तो 21 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 का स्क्वायर 441 मतलब 4410। अब 4410 में फिर वो वापस करेगा कितना, 2100 रुपया। 2100 रुपया वापिस करेगा, तो 0 और 1 4 में से गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 2310। अब ये 2 साल तो वापस कर दे 2100 रुपया। अब तीसरे वर्ष में जो होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 2310। फिर ये 2310 रुपया जो है किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो 20 की वैल्यू 2310 है, 2310 है। तो 1 की वैल्यू कितनी, 2310 बाई 20। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुणा 21 कर देंगे, 2310 गुणा 21 और बाई 20। तो 0 से 0 खत्म और 2 अभी रहने देते हैं, 21 से गुणा कर लेते हैं। 21 से कम 21 और 21 या 63, 2 65 और 21 दूना 42, 42 और 6 हो जाएगा 48 बाई 2। मतलब 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 पचे 10। कहीं छूट रहा है क्या कुछ, 21 का 21, 21 या 63 और 2 65 और 21 दूना 42, 42 और 6 48, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10 मतलब कि 2425 रुपया 50 पैसा आप कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन जो है 2425 रुपया 50 पैसा ऑप्शन ए है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।